वंदे मातरम साथियों। आज हमारा चैप्टर है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, जिसमें हमें पढ़ना है अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के बारे में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अब पूरे जितना भी हम पढ़ते हैं अनुवांशिकी, यानी कि इसमें जो पढ़ा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए, आरएनए। ठीक है, इसी के साथ से पीढ़ी दर पीढ़ी के लक्षणों के बारे में, इन सारे क्वेश्चन को हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, बोर्ड में 4 नंबर का पूछे जाने वाला है। कितने नंबर का दोस्त? 4 नंबर का। 4 नंबर ये आएगा किस प्रकार से? 3+1। कैसे याद रखना है इसको आपको? यानी कि 3+1 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, और 1 नंबर का इसमें से क्या बनने वाला है? ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ में हम ऑब्जेक्टिव की भी कुछ श्रृंखला चलाएंगे, जिसमें प्योर ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम पहले क्वेश्चनों को एक बार थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, क्योंकि काफी नंबर क्वेश्चनों में छुपे हुए हैं। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा है कि 1 लाइन क्वेश्चन होंगे। अगर हम परीक्षा के 2 घंटे 4 घंटे पहले भी आप उसे देखोगे तो मैं कंटिन्यू उसी पर आपसे चर्चा करूंगा, ताकि वो वैसे के वैसे, क्योंकि उसमें कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं लिखना होगा, टिक मार्क होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, इसलिए उसको हम बाद में भी अच्छे से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है हमारा बोर्ड के हिसाब से, अनुवांशिकी परिभाषा तथा महत्व लिखिए। अनुवांशिकी किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकी लक्षणों की वंशागति, कौन सी? वंशागति का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। वंशागति यानी कि भाई वंश की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ वंश की, है ना। यानी कि जो हमारा अगला वंश कौन था, उसके बाद कौन से, आने वाली पीढ़ी क्या है, हम जो पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करते हैं, तो हमारे वंश को सुचारू रूप जो अध्ययन किया जाता है, वंश का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई हमारा वंश क्या? भाई हमारे दादाजी, दादाजी के कितने भाई, उनके दादाजी, उनके पिताजी, तो हमारा पूरा वंश चले आ रहा है। समझ में आ गई ना? तो उसको हम बोलते हैं वंशांगित, उन्हीं के लक्षणों के बारे में पता करना, तो उसका अध्ययन करना अनुवंशिकी आपका कहलाता है। अब इसके महत्व क्या है, तो क्यों किया जाता है, काय के लिए किया जाता है भाई? तो महत्व पहला है, मनुष्य की जाति एवं गुणों में सुधार करने में अनुवंशिकी का उपयोग किया जाता है, जाति और गुणों में सुधार करने के लिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई डिसीज हो, उसका भी सुधार इसमें किया जाता है। दूसरा है, मनुष्य एवं पशु में पाए जाने वाले अनुवंशिकी रोग, क्योंकि कई ऐसे प्रकार के रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते, है ना। यानी कि दादाजी में कोई रोग होगा तो पुत्र में आएगा, पुत्र में कोई रोग होगा तो वो उसके बेटे में आएगा, है ना, वो चलता ही रहता है। जैसे रतौंधी होता है, हिमोफीलिया होता है, इस प्रकार के रोग क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, को समझने और नियंत्रित करने में सहायक है। अब इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए अनुवांशिकी का आपको क्या करना पड़ेगा? अध्ययन किया पढ़ना पड़ेगा। उन्नत किस्म की फसलों तथा पशुओं की नस्लों में विकास से सहायक होता है भैया, है ना। तो हमने पढ़ा भाई, नई गाय का नाम सुना होगा आपने, एचएफ सुना होगा, जर्सी सुना होगा, ये सब क्या है? क्रॉस। ठीक है, तो ये अनुवांशिकी से ही संभव हुआ है। चिकित्सा विज्ञान में रोगों के कारण एवं उपचार को समझने में सहायक, ये जो रोग हैं उनको, यानी कि कौन सा वायरल डिसीज है या फंगल डिसीज है, उनको जानने के लिए भी क्या होता है? अनुवांशिकी में सहायक होता है। तो आपको ये 4 महत्व लिखना है, जिसमें से आप 3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये महत्व इस प्रकार से हुए हमारे अनुवंशिकी के। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया? मेंडल दादा ने मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया? भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा। तो पहला है, मटर का पौधा 1 वर्षीय शाक होता है, इसलिए कम समय में संकरण में परिणाम मिल जाते हैं। यानी 1 वर्षीय मतलब 3 महीने 4 महीने का हमारा पौधा था, एक सीजनली था, और उसमें क्या होता है, परिणाम जल्दी मिल जाए, इसलिए उन्होंने मटर ही चुना। दूसरा, मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, इसलिए उनने चुना, क्योंकि मटर के पुष्प क्या हो गए भैया? द्विलिंगी हो गए। मटर के पुष्प स्वपरागित होते हैं, यानी कि स्वयं सेल्फ पोलिनेशन होता है उनके अंदर, है ना, तो इसलिए उन्होंने चुना। इस कारण अपने गुणों की शुद्ध अभिव्यक्ति करते हैं। तो अब इसी कारण, क्योंकि वो अपने गुण क्या होता है, स्पष्ट बताते हैं या प्रकट करते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या करा? मटर का पौधा का चुना। किसने चुना? मेंडल ने चुना। समझ में आ गई ना? इन 4 कारणों से मटर को चुना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेंडल प्रभाविता का नियम को उदाहरण सहित समझाइए। ये देख लो मेंडल दादा को, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना फोटो में, ये थे मेंडल। ठीक है,
मेंडल प्रभाविता का नियम को उदाहरण समय समझाइए, यानी कि प्रभाविता क्या होता है, तो प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो जब दो असमान गुणों वाले जन को यानी कि पेरेंट्स, ठीक है, तो के बीच संकरण किया जाए तो प्रथम पीढ़ी, जो प्रथम पीढ़ी F1 में संकर संतानें उत्पन्न होती है, ठीक है। जो भी दो लक्षणों को क्रॉस करवाया जाता है तो जो भी संतान या पीढ़ी उत्पन्न होती है, तो इस पीढ़ी में प्रभावी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो लक्षण क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो दिखाई देता है। पर जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, रहता तो वो भी है पर वो दिखाई नहीं देता। तो और ये अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। तो इसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, क्योंकि एक लक्षण में प्रभाविता और एक लक्षण में अप्रभाविता दिखाई दी है। अब इसका उदाहरण क्या था, मेंडल ने जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के पौधों के बीच संकरण कराया। कौन कौन से, लंबे मटर और बोने मटर, दो मटरों का क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए। किस प्रकार के हुए भैया, क्योंकि लंबा होने का जो प्रभाविता था, प्रभावी यानी कि लंबा जो जीन था वो ज्यादा प्रभावी था, तो वही दिखा, बोने का नहीं दिख पाया, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, याद रखना, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं कि जब दो समान गुण वाले जनकों, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं पेरेंट, जन्म देने वाले के बीच संकरण किया गया, तो प्रथम पीढ़ी, जो प्रथम पीढ़ी थी में संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, तो इस पीढ़ी में प्रभावी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो दिखाई देता है, और अप्रभावी जो लक्षण छिपा रहता है, अप्रभावी जो लक्षण होता है क्या होता है, छिपा रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हुआ मुंडल का प्रभाविता का नियम। अगला प्रश्न है हमारा, स्वपरागण तथा परक परागण में कोई 4, 3, 2 अंतर लिखिए। मतलब 3 तो आपको मिनिमम लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर लिखिए। तो उत्पन्न पौधों में गुणों की शुद्धता बनी रहती है, स्वपरागण में क्या होती है, शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। पर परागण में शुद्धता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। याद रखना, स्वपरागण में शुद्धता बनी रहती है और पर परागण में शुद्धता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला है, मात्र पौधे के गुण प्राप्त होते हैं, यानी कि मात्र पौधा जो होता है उसके गुण प्राप्त होते हैं और मात्र पौधे के गुण प्राप्त नहीं होते हैं, याद रखना। अगला, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, क्योंकि जब स्वपरागण होगा मतलब किसमें होगा, द्विलिंगी में ही होगा, द्विलिंगी में ही स्वपरागण होगा, तो यानी कि पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है और पर परागण में द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। पौधे कमजोर एवं निम्न गुणों वाले होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया से जो पौधे तैयार होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, पौधे कमजोर और निम्न गुण वाले होते हैं, और पर परागण से होते हैं पौधे स्वस्थ एवं क्या होता है, ओज, जिनमें तेज होता है, गुण वाले पौधे होते हैं। तो ये हमारे क्या भैया, स्वपरागण और पर परागण में छोटा सा अंतर, ठीक है। तो ये आपको भी पढ़ना है भैया, इंपोर्टेंट सारे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस पे विशेष प्रकार का आप लोगों का फोकस होना चाहिए दोस्त, ठीक है। आप जब तक विशेष प्रकार का फोकस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है, और कापियों में कुछ अच्छी तरीके से हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है छात्र भाई, पूछा क्या जा रहा है और लिख क्या रहा है, समझ में आ रही है ना, उसने कुछ और पूछा और कुछ और लिखोगे तो भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस। तो इसलिए पूरा सॉरी पूरा ही आंसर यानी कि 1 नंबर भी आपको नहीं मिलना। आपने सोचा कि भाई उनने स्वर्ग परागण और पर परागण में जो 4 अंतर पूछे, अब अंतर पूछे और आप कुछ भी लिख कर आ गए, मैं कुछ भी लिख दूंगा, गाने लिख दूंगा, फलाना ढिमका कुछ भी लिख दूंगा और मेरे को 2 नंबर दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है ना। आपको जो पूछा गया वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर आप अपने बोर्ड की तैयारी करो। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडल की सफलता के 3 प्रमुख क्या लिखिए, कारण लिखिए। मेंडल की सफलता, क्योंकि मेंडल ने सफलता कैसे पाई, क्योंकि उसके कुछ कारण थे, इसलिए उन्हें सफलता पा ली भाई। तो सफलता पाने के लिए यानी कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति पर अध्ययन किया, मतलब उन्होंने एक समय में एक ही काम किया या एक ही लक्षण की वंशागति पर, जो एक ही लक्षण था उसी पर काम किया, तभी जाकर उनको सफलता मिली, ठीक है। दूसरा था, उन्होंने प्रयोगों को बहुत सावधानी पूर्वक संपन्न किया और पूरा रिकॉर्ड रखा,
तो उनने जो भी काम किया वो कैसे किया, सावधानी पूर्वक किया। जो रिजल्ट आया उसका क्या रखा, रिकॉर्ड रखा। ठीक है, जो भी रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका क्या करा, उन्हें रिकॉर्ड रखा। अब उन्होंने आनुवांशिकी रूप से शुद्ध पौधे का चयन किया। जो पौधे क्या थे, शुद्ध थे, उन पौधों का ही क्या किया, चयन किया, यानी कि शुद्ध पौधों का ही क्या करा, चयन करा। अगला, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में विपरीत लक्षणों वाले पौधों की पृथक पृथक गणना की। मतलब प्रत्येक पीढ़ी में विपरीत लक्षण, यानी कि विपरीत यानी कि उनके उल्टे जो लक्षण थे उनकी पृथक पृथक क्या रखी, गणना रखी, अलग अलग। ठीक है, जो भी थी उनने बार बार उनकी क्या करी, गणना करी। तो मेंडल के सफलता के 4 नियम है भैया, ध्यान है ना, ध्यान से अब सुनो एक बार और। पहले कि पहला क्या था, जो लक्षण है वंशावतीकरण का अध्ययन एक समय में एक ही बार किया। ठीक है, दूसरा, सावधानी पूर्वक किया और जो भी रिजल्ट आया उसका क्या रखा, रिकॉर्ड रखा। अगला, उन्होंने अनुवांशिकी रूप से शुद्ध पौधों का ही क्या करा, सिलेक्शन करा। अगला, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में विपरीत लक्षणों वाले पौधों की अलग अलग, यानी कि जो है पृथक मतलब अलग अलग गणना की। सभी की उन्होंने क्या करी, अलग अलग गणना करी। इसलिए उनको क्या मिला भैया, सफलता। क्या मिल गई, सफलता। किसको मिल गई, मेंडल को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। एक एक्स्ट्रा प्रश्न, पादप प्रजनन के महत्व। ठीक है, एक अगला प्रश्न और आप लोग लिख लेना, पादप प्रजनन के महत्व लिखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पादप प्रजनन के महत्व, तो उस पर आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं भाई, आपके इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन आज के लिए समाप्त हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और फॉलो भी कर लो। और अपना कोई दोस्त हो अगर तैयारी कर रहा हो वायु बोर्ड एग्रीकल्चर की, तो उसको भी शेयर कर दो। ठीक है, वंदे मातरम।